इंसान के शरीर में सबसे आसानी से पच जाती है। कोई अगर आपसे पूछता है कि सर कितने आसानी से एलोवेरा को एक इंसान अपने शरीर में पचा सकता है, तो जितने तेजी से, जितने आसानी से हम पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, पानी को पचा लेते हैं, उतने ही तेजी से, उतनी ही आसानी से हम एलोवेरा यानी कि घृत कुमारी को भी पचा सकते हैं। पहला फायदा तो ये था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड नहीं डालता है, सबसे आसानी से पच जाता है। दूसरा फायदा अगर हम देखें तो एलोवेरा हमारे शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये जो पित्त दोष है ना, अगर ये किसी भी कारण से आपके शरीर में बढ़ा हुआ लगता है, अब पता कैसे चलेगा कि हमारे शरीर में पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ गया है? अगर पित्त दोष आपके शरीर में बढ़ा है तो इसका सीधा सीधा असर आपके पाचन तंत्र पे दिखेगा। अगर आपको बार बार ब्लोटिंग की समस्या हो रही है, बार बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, डकार की समस्या आती है, अगर आपके पेट में दर्द है, खाना ठीक से नहीं पच रहा, ठीक है, और आपको ऐसा फील होता है कि आपका पेट हमेशा फुला हुआ महसूस होता है, तो आप ये मान के चलेंगे, जब आप किसी डॉक्टर से, आयुर्वेदिक के डॉक्टर से अगर आप चेकअप कराते हैं, तो डॉक्टर आपको 100% कहने वाला है कि आपके शरीर का पित्त दोष बढ़ गया है, आपकी जो अग्नि है वो ठीक से काम नहीं कर रही। तो पित्त को बैलेंस करने के लिए एलोवेरा सबसे अच्छी, सबसे इजी आयुर्वेदिक रसायन मानी जाती है। इसके बाद से इसके और भी फायदे हैं। जैसे एलोवेरा हमारे शरीर के 2 सबसे इंपॉर्टेंट धातु, जिसको हम कहते हैं रस धातु और रक्त धातु। रस धातु का मतलब होता है प्लाज्मा और रक्त धातु का मतलब होता है ब्लड। तो ये हमारे प्लाज्मा और ब्लड को भी एनर्जी देने का काम करता है, माने हमारे रस धातु और रक्त धातु को भी एक एनर्जी देने का काम करता है। इसके बाद से अगर हम और बात करें तो एलोवेरा के अंदर आपको 10, 20, 30 नहीं, 75 से ज्यादा एक्टिव न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। 75 प्लस एक्टिव न्यूट्रिएंट्स अकेले आपको एलोवेरा के अंदर मिलेगा। एग्जाम्पल के अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स अगर अभी लेते हैं, तो अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उनको समय से पहले रिंकल्स की समस्या आ रही, हमारे झुर्रियां बहुत ज्यादा उनके चेहरे पे दिख रहे हैं, उम्र अभी ज्यादा नहीं बढ़ा है बट स्टिल लगता है कि हाँ जी हमारे जो स्किन है ना वो लूज हो गए, उसको कैसे टाइट करें? तो रिंकल्स से बचने के लिए साइंस कहता है कि हमें रेटिनॉल को साथ ही साथ विटामिन ई को बढ़ाना होगा। विटामिन ई और विटामिन ए को हमें बढ़ाना होगा अपने बॉडी के अंदर, और एलोवेरा के अंदर आपको विटामिन ए और विटामिन ई की भर भर के मिलता है, यानी कि हमारे स्किन के इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है। बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट में एलोवेरा का भी इस्तेमाल किया जाता है। कोरिया में तो अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है एलोवेरा, जो साउथ कोरिया वाला रीजन है वहां पे अभी ट्रेंडिंग कर रहा है एलोवेरा, और एलोवेरा के अंदर आपको रेटिनॉल, विटामिन ई वगैरह भर भर के मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी की भी मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे चेहरे में ब्राइटनेस को बढ़ाता है। माने अगर चेहरे का निखार कम हो गया है ना, वहां पे भी एलोवेरा काम आएगा। इसके साथ ही साथ एलोवेरा हमारे आंखों के लिए, हमारे बालों के लिए भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव साबित होता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है। अगर और थोड़ा सा हम चर्चा करें तो एलोवेरा के अंदर दोस्तों आपको कैल्शियम की मात्रा मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन एलोवेरा के अंदर भर भर के कैल्शियम की मात्रा मिलती है, जो कि हमारे दांतों के लिए और हमारे हड्डियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा मिल जाती है, जो कि हमारे इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो बहुत सारे फायदे हैं, माने एक सिंगल इंग्रेडिएंट और कम से कम आपको 50 से ज्यादा फायदा मिल जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, तो गर्मी के मौसम में हम कैसे लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद आपको 25 से 30 ml एलोवेरा को 1 कप नॉर्मल वाटर में मिलाकर पीना है। गर्मी का मौसम है तो हम पानी को गुनगुना नहीं करेंगे, ठीक है। 1 कप नॉर्मल वाटर में 25 से 30 ml एलोवेरा सिरप को मिला के सुबह सुबह खाली पेट पिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में बारिश की सिचुएशन है, या फिर अभी आप ठंडे प्रदेश में नहीं रहते, अगर आप कश्मीर में रहते
किसी हिमाचल के यूजर को प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो उन्हें कैसे यूज करना है। हिमाचल में तो ठंडी की सिचुएशन है अभी, तो हिमाचल में या कश्मीर साइड में या फिर दार्जिलिंग साइड में अगर कोई रहता है, उत्तराखंड में कोई रहता है, वैसे व्यक्ति कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो लोग गुनगुने पानी में इस्तेमाल करेंगे। सुबह सुबह 1 कप गुनगुने पानी में 25 से 30 ml एलोवेरा सिरप को मिलाएं और मॉर्निंग में पिए। सवाल आता है कि ठंडे समय में या ठंडे प्रदेश में हम गुनगुने पानी के साथ क्यों लेते हैं? क्योंकि एलोवेरा की तासीर होती है ठंडी, ये हमारे बॉडी में ठंडक को ज्यादा बढ़ा देगी। ठीक है, इसीलिए अगर ठंड का मौसम है, बरसात का मौसम है तो गुनगुने पानी के साथ ही पिए। गर्मी का मौसम है तो आप नॉर्मल वाटर में पी सकते हैं। एलोवेरा कब नहीं पीना है? जब खांसी की समस्या हो, बुखार की समस्या हो, थोड़े समय तक एलोवेरा को अवॉइड करें। ठीक है, उस वक्त हमें नहीं पीना है, बाकी हम कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने समय तक लें? तो कम से कम 2 से 3 महीने आप लगातार लेंगे तो आपको एक रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम हमारे अगले प्रोडक्ट पे जिसका नाम है पाइलोडॉक रस। पाइल्स जैसी समस्याओं में ये प्रोडक्ट काम आता है। अब पाइल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो आईसीएमआर का कहना है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कहना है कि भारत में हर 10 में से 1 एडल्ट को पाइल्स की समस्या है। यानी कि 10% से ज्यादा ऐसे एडल्ट्स हैं भारत में जिनको पाइल्स की समस्या हो रखी है। करोड़ों में पेशेंट आपको मिलेंगे। करोड़ों में अगर पेशेंट आपको मिल रहे हैं, दैट मीन्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये हमारे बिजनेस के लिए भी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि रिजल्ट भी दे रहा है और लोगों ने डिमांड भी कर रखा है। तो प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, इस पे चर्चा करने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि आखिर ये बीमारी क्या है। देखिए, जब हम बीमारी के बारे में समझ लेते हैं ना तो प्रोडक्ट समझने में भी आसानी हो जाती है। तो बेसिकली पाइल्स क्या है? तो ये हमारी पाचन तंत्र से जुड़ी हुई एक समस्या है, जहां पे हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले तो पित्त दोष बढ़ जाता है। पाइल्स अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अगर महिला को या किसी भी पुरुष को ये समस्या हो रही है ना, तो उनके शरीर में सबसे पहले पित्त का प्रभाव बढ़ेगा, माने पित्त दोष बढ़ जाएगा। दूसरी समस्या क्या होती है पाइल्स में कि हमारी जो बड़ी आंत है ना, जहां से मल बाहर निकलना चाहिए, वो बड़ी आंत के जो हिस्से हैं ना वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं। जो हमारा मल द्वार होता है जिसको एनस कहते हैं, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, माने सूजन बढ़ जाता है, तो दर्द वगैरह बढ़ा हुआ रहता है। कई बारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जलन भी बढ़ने लगता है, और कितने सारे केस में ये भी देखा गया है कि एनस वाले हिस्से से ब्लीडिंग की समस्या होती है, यानी कि खून भी बार बार बाहर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर पाइल्स में जब हमने चेकअप कराया ना तो डॉक्टर ने कहा कि जो हमारा एनस वाला हिस्सा है, जो हमारा मल द्वार वाला हिस्सा है, तो वहां पे छोटे से एक हिस्से में जो एब्डोमेन मसल का हिस्सा है वो बाहर निकल गया है, माने एब्डोमेन मसल का एक हिस्सा बाहर निकल गया है, मांस का टुकड़ा बाहर आ गया है। डॉक्टर कहता है कि उसको हम काट के हटा देंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। अब मैं मना नहीं कर रहा हूं कि अगर आप सर्जरी करा लेते हैं तो आपको रिलीफ नहीं मिलता, सर्जरी के बाद रिलीफ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन सर्जरी खाली एक्सटर्नल पाइल्स में ही किया जाता है, क्योंकि जो हिस्सा बाहर निकला हुआ है डॉक्टर उसको काट के हटाएगा। अंदर क्या प्रॉब्लम है, पित्त को कैसे कम करना है, बैक्टीरिया के प्रभाव को कैसे कम करना है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से सख्त हो गए उसको कैसे कम करना है, ये डॉक्टर कभी नहीं बताएगा। डॉक्टर कहेगा जी हम तो सर्जरी कर देंगे बस। अब जो हमने एक फॉर्मुलेशन तैयार करा है जिसको हम पाइलोडॉक कहते हैं, ये बेसिकली इंटरनल पाइल्स पे बहुत ही शानदार काम करता है। कैसे काम करेगा, इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट है, इनका कार्य क्या है हमारे बॉडी में, एक बार हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि पाइल्स हमारी पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या है, जहां पे हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है और हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके कुछ हिस्से सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो अपने बड़ी आंत को हम नरम करेंगे और पित्त के दोष को कम करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे अगेन एलोवेरा ऐड करा है। मैंने भी जस्ट एलोवेरा के बारे में बताया था, तो एलोवेरा हमने पाइलोडॉक में भी ऐड करा है। ठीक है, इसके बाद हमारी बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया का बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो चांस बढ़ा हुआ है ना, हमारी बड़ी आंत के अंदर जो गंदगी को बाहर निकालना है, तो गंदगी को बाहर निकालने के लिए हमने हरी तकी का इस्तेमाल करा हुआ है और
बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने के लिए हमने दारू हरिद्रा का इस्तेमाल करा है। हरी तकी हमारे पूरे के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करेगा और दारू हरिद्रा बैक्टीरिया को बाहर निकालेगा। ठीक है, यानी कि ये हमें इन्फेक्शन से भी बचा रहा है। जो स्टमक इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है ना फाइल्स में, वहां पे भी ये प्रोडक्ट काम करेगा। कुछ लोग कहते हैं सर जो स्वेलिंग हो जाती है ना हमारे मल द्वार में, जिसके वजह से बैठने में तकलीफ होती है, चलने फिरने में भी तकलीफ होती है, हम ठीक से सो नहीं पाते, सर उस स्वेलिंग को कैसे कम किया जाए? तो उसके लिए हमने नीम का इस्तेमाल करा हुआ है। 2019 की शोध में बताया गया कि नीम पाइल्स के दौरान जो एनस में स्वेलिंग हो जाती है उस स्वेलिंग को कम करता है, माने सूजन को कम करता है, जिससे कि दर्द में हमें आराम मिलेगा। आखिरी समस्या यहाँ पे बचती है कि अगर किसी को ब्लीडिंग की समस्या हो रही है, पाइल्स में खून बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है, खून बहता है, वहां पे हम क्या करें? तो उसके लिए दोस्तों हमने नाग केसर का इस्तेमाल करा है, जिसमें हीमोस्टैटिक प्रॉपर्टीज है, माने ये जो खून बहने की समस्या है ना, ये उसको रोकेगा। तो एक प्रकार से पाइल्स में जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, उन सभी समस्याओं के लिए कोई ना कोई जड़ी बूटी हमने इसके अंदर ऐड कर रखी है। प्रोडक्ट बहुत ही सही तरीके से काम करेगा, लेकिन काम तब करता है जब हम इसके डोज पे भी काम करें, यानी कि डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट हम डोज को भी एक बार देख लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज अगर आप लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डोज को मिस ना करें। डोज बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है? डोज को जरूर नोट डाउन करें। 20 ml इसका डोज हम रखेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है? 20 ml पाइलोडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिला लें, ब्रेकफास्ट के बाद और सीधा डिनर के बाद देना है। लंच के बाद नहीं देंगे, ध्यान रखेंगे। जब हम सुबह के नाश्ते के बाद देते हैं ना, तो सीधा रात को डिनर के बाद देंगे, ठीक है? अब डोज चलिए 20 ml हमने नोट डाउन भी कर लिया। इसके साथ एक दो प्रोडक्ट हम चाहे तो और ऐड कर सकते हैं। अगर पाइल्स की समस्या है तो वैसे लोगों को आप एक्टिव फाइबर भी जरूर देंगे, ठीक है? एक्टिव फाइबर हमें 5 ग्राम के आसपास 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार देना है। डाइजीडॉक पाउडर हमारा एक आता है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप दोपहर के लंच के बाद देंगे। डाइजीडॉक खाली दोपहर के लंच के बाद देंगे, ठीक है? 5 ग्राम के आसपास पानी के साथ। और रात को सोने से पहले आप चाहें तो त्रिफला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? ये 2-3 प्रोडक्ट मैंने सजेशन में बताया है। अगर आपको पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए तो AWPL कनेक्ट पे जाइए, डॉक्टर से बात करके आप प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं परहेज क्या किया जाए। तो देखिए, जो भी खाने से हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ता है ना, वैसा खाना नहीं खाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम मसालों का परहेज करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग, ये सभी चीजें तो बिल्कुल ना खाएं। पाइल्स वाले रोगी ध्यान देंगे कि पाचन तंत्र में ज्यादा लोड ना पड़े, इसके लिए वो प्रोटीन भी नहीं लेंगे, यानी कि नॉनवेज बंद कर देंगे थोड़े समय के लिए, ठीक है? देखिए, मैं प्रोटीन के खिलाफ कभी नहीं रहता हूं, लेकिन पाइल्स वाले रोगियों के लिए प्रोटीन अभी लाभकारी नहीं है, तो प्रोटीन भी बंद, यानी कि नॉनवेज नहीं खाना है हमें, ठीक है? पनीर नहीं खाना है, सोयाबीन नहीं खाना है, ये सभी चीजें हम बंद करेंगे थोड़े समय के लिए, ठीक है? अब एक ऐसा मसाला है जो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, जो दवाई के जैसे काम करता है। पाइल्स में हम मोस्टली क्या खाते हैं? खिचड़ी खाते हैं, दलिया खाते हैं, नॉर्मल दाल चावल हरा सब्जी, यही खाते हैं ना? तो जब भी आप दाल बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, एक मसाला ऐसा है जो हम चुटकी भर ज्यादा मिला देंगे, जिसको हम कहते हैं हल्दी। हल्दी हमारे शरीर के अंदर, खास करके जब पाइल्स के दौरान हम हल्दी रहते हैं ना, तो हमारे पाचन तंत्र में जो बैक्टीरिया का प्रभाव बढ़ा हुआ है ना, उसको कम करेगा। तो हल्दी को आप चुटकी भर ज्यादा डालें, ठीक है? पानी वगैरह खूब पिए, सलाद वगैरह खूब खाएं, और प्रोडक्ट कम से कम 3 महीने हमें इस्तेमाल करवाना है लगातार। 90 दिनों का प्रोटोकॉल रहेगा। क्लियर? चलिए जी, अब बात किया जाए थायराइड के ऊपर, ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये थायराइड। थायराइड डिसऑर्डर पे हम बात करेंगे। ICMR ने बताया भी है कि आज से 3 साल पहले भारत में 4.5 करोड़ के आसपास में थायराइड डिसऑर्डर के पेशेंट पाए गए थे। 4.5 करोड़, ये 3 साल पहले का डेटा है। अगर अभी जो नया डेटा आएगा ना, तो आप मान के चलिए कि संख्या लगभग 6 करोड़ के आसपास दिखेगी। करोड़ों लोगों में प्रॉब्लम है ये।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जब थायराइड की समस्या हो जाती है ना, तो डॉक्टर ने कहा है कि अब जिंदगी भर इसी समस्या के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा, ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली। डॉक्टर तो ऐसा ही कहता है। जबकि भारत में लाखों लोगों ने, मैं 10-20 लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना, लाखों लोगों ने अपने थायराइड को रिवर्स करा है। यानी कि ये समस्या भी ठीक हो सकती है, बिकॉज थायराइड कोई डिजीज नहीं है, थायराइड एक डिसऑर्डर है। ध्यान देंगे, डिजीज ठीक होने में बहुत ज्यादा दिक्कत देती है, लेकिन डिसऑर्डर ठीक होने में दिक्कत नहीं देती। डिसऑर्डर को खाली हमें ऑर्डर में लाना है, एकदम सिंपल सा फैक्ट है ये। अब अगेन मैं दोहराना चाहूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम को समझना पहले जरूरी है। जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे ना, हमें प्रोडक्ट समझने में मजा नहीं आएगा। तो पहले प्रोडक्ट को समझने से पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। बेसिकली थायराइड क्या है? देखिए, हमारे गले के पास है ना, हमारे कंठ वाले हिस्से में एक ग्रंथि लगी हुई है, एक ग्लैंड लगा हुआ है जिसको कहते हैं थाई ग्लैंड। तितली के शेप का होता है। इसका काम क्या है? हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम है ना, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा हार्ट का सिस्टम है, हमारे ब्रेन का सिस्टम है, हमारे स्किन का सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है ना, सभी सिस्टम के स्पीड को ये थाई ग्लैंड कंट्रोल करता है। इतना छोटा मशीन जो कि कुदरत ने कंठ में लगा के भेजा है हमें, ये बॉडी के पूरे सिस्टम के स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, मेरी जो दिलों की धड़कन है ना, मेरा जो हार्ट बीट है, कितना ज्यादा फास्ट रहेगा, स्लो रहेगा, ये डिसीजन ये थाई ग्लैंड लेता है। मेरे नाखून कितने जल्दी बढ़ेंगे, मेरे बाल कितने जल्दी बढ़ेंगे, ये डिसीजन कौन ले रहा है? थाई ग्लैंड लेता है। मेरे पाचन क्रिया की स्पीड कितनी होगी, माने खाने को पचाने की स्पीड कितनी होगी, ये डिसीजन कौन लेता है? थाई ग्लैंड। मेरा वजन कितने जल्दी घटेगा, कितना जल्दी बढ़ेगा, ये डिसीजन कौन लेता है? थाई ग्लैंड। सोचिए, इतने छोटे छोटे इतने बड़े बड़े डिसीजन भी थाई ग्लैंड ले रहा है। अब होता क्या है, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होते हैं? कई बार क्या होता है ना, गलत खान पान के कारण, बहुत सारे जो लाइफ स्टाइल चेंजेस है, इसके कारण ना हमारा जो थाई ग्लैंड है वो अपने शेप को चेंज कर लेता है और अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। जैसे ही ये अपनी स्पीड को बढ़ाएगा ना, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बढ़ जाएगा और हम पतले होने शुरू हो जाते हैं। और इस समस्या को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा? थाई ग्लैंड ने स्पीड को बढ़ाया और इंसान पतला हो गया, यानी कि पतला होने वाला थायराइड हो जाता है हमें। ठीक है, इसके सिम्टम्स और भी है, जैसे हमारे हथेलियों पे पसीने बहुत आएंगे, हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, हमें गर्मी बहुत लगेगा, बाल हमारे जो एकदम पतले हो जाएंगे, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं और हमारी नींद खत्म हो जाती है। ये हाइपरथायरॉयडिज्म की सिम्टम है। ठीक है, जहां पे स्पीड बढ़ गया। दूसरे वाले केस में क्या होता है कि हमारा जो थाई ग्लैंड है ना, अपनी स्पीड को घटा लेता है, कम कर लेता है। जैसे ही स्पीड को कम करेगा ना, हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा और हम मोटे हो जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। जहां पे पतले हो रहे हैं वो हाइपर है, जहां पे मोटे हो रहे हैं वो है हाइपो। हाइपो में और सिम्टम्स क्या आते हैं? हमें ठंड बहुत ज्यादा लगने लगेगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे और हमारी जो हार्ट बीट है एकदम स्लो हो जाती है, बॉडी में बहुत ज्यादा थकान की समस्या रहती है। तो प्रॉब्लम चाहे हाइपर की हो चाहे हाइपो की हो, प्रॉब्लम तो हमारे थाई ग्लैंड के अंदर ही आ रही है ना। तो अगर हमने थाई ग्लैंड के स्पीड को मेंटेन कर दिया, उसके शेप को रिवर्स कर दिया, तो हम इन समस्याओं का भी समाधान निकाल सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके क्या क्या रोल है, 2-3 एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इसके अंदर दोस्तों हमने खंचनार का इस्तेमाल करा हुआ है, बहुत सारे लोग खंचर के नाम से भी जानते हैं। ये जो खंचनार है ना, इसके अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये हमारे थाई ग्लैंड के शेप को, उसके बनावट को रिवर्स करता है। जो इसका कुदरती बनावट है ना, उस कुदरती बनावट में लाने का काम करता है, माने उसके शेप को रिवर्स करेगा। अगर थाई ग्लैंड मोटा हो गया, छोटा हो गया, टेढ़ा हो गया, वहां पे खंचनार काम करेगा। ठीक है, फिर इसके साथ ही साथ हमने थाई ग्लैंड की स्पीड को मेंटेन करने के लिए गुगुल और अश्व करा हुआ है।
ये गुगुल और अश्वगंधा क्या करता है, ये हमारे शरीर के हिसाब से हमारे थाई ग्लैंड की स्पीड को मेंटेन कर देता है। अश्वगंधा का एक फायदा ये भी है कि ये थाई ग्लैंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है ना T4, जिसको थायरोक्सिन कहते हैं, ये थायरोक्सिन को भी मेंटेन करता है। इसके बाद हमने जठमांसी ऐड करा हुआ है जो कि पूरे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट देगा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं कि थाई ग्लैंड का सॉरी थाई डॉग का हमारा डोज कितना रखें। ठीक है, और खाने पीने में परहेज क्या रखेंगे, और एक दो हम प्राणायाम कौन कौन से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो सभी बातों पे अभी ध्यान देंगे एक बार। तो डोज हम रखेंगे 15 से 20 ml, खाने के बाद 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। 15 से 20 ml थाई डॉग को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए, खाने के बाद दिन में 2 बार लीजिए। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को हाइपर थायराइड की दिक्कत है, जो पतला हो जाते हैं, जिनको पतले होने वाले थायराइड की समस्या है, वैसे लोग क्या करेंगे, थाई डॉग के बाद है ना ओमेगा डॉग कैप्सूल जरूर लेंगे, एक मॉर्निंग में एक शाम को। ठीक है, ओमेगा डॉग को जरूर ऐड करना है थाई डॉग के बाद, जो पतले हो रहे हैं वैसे लोग। इसके साथ ही साथ आपको और क्या ऐड करना है, आप चाहें तो क्लोरोडॉक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि डिटॉक्स करते रहेगा बॉडी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा रात को सोने से पहले अगर पुरुष है तो वीटाडॉक या फिर डेलिफ्ट कैप्सूल ले सकते हैं, अगर महिला है तो उन्हें विमेन वेलनेस का कैप्सूल जरूर दीजिए रात को सोने से पहले, एक मल्टीविटामिन जरूर देना है। अब जो इंसान थायराइड की वजह से मोटे हो जाते हैं, वो थाईडॉग के साथ और क्या ले सकते हैं, वैसे लोग थाईडॉग के साथ चाहें तो मेटाडॉग सिरप जरूर ऐड करें, बहुत अच्छा काम करेगा। 15 से 20 ml मेटाडॉग को दिन में 2 बार जरूर लेना है। इसके साथ ही साथ क्लोरोडॉक ले सकते हैं, और रात को अगर महिला है तो उन्हें विमेन वेलनेस कैप्सूल लीजिए, पुरुष है तो उन्हें डेलिफ्ट या फिर वीटाडॉक भी दे सकते हैं। ठीक है, बाकी कॉम्बिनेशन के लिए अगेन मैं रिपीट करूंगा, AWPL कनेक्ट ऐप पे जाएंगे, एक बार डॉक्टर से जरूर यहाँ पे कंसल्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमें प्राणायाम कौन सा ऐड करना है। तो देखिए, थायराइड वाले जितने भी रोगी हैं ना, चाहे वो मोटे हो रहे हैं पतले हो रहे हैं, मैटर नहीं करता, आपको अपने थाई ग्लैंड के ब्लॉकेजेस को भी खोलना है। ब्लॉकेजेस खोलने के लिए एक प्राणायाम बता रहा हूं जिसको कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। सुबह सुबह धूप में बैठकर, ध्यान रखें कमरे में ना बैठे, सुबह का जो धूप होता है ना वो अमृत होता है शरीर के लिए, उस धूप में बैठकर 5 मिनट के लिए उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उज्जयी प्राणायाम में हम अपने कंठ को वाइब्रेट करते हैं, जिसके वजह से, जिस वाइब्रेशंस की वजह से हमारा जो थाई ग्लैंड है ना उसके ब्लॉकेजेस खुलने लग जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उज्जयी के बाद का नियम मैं बता देता हूं। जब उज्जयी प्राणायाम कंप्लीट हो जाए तो क्या करना है, धनिया का पत्ता मिल जाएगा, सबको पता है। ठीक है, 3-4 रुपए का ज्यादा खर्चा नहीं करना है, 3-4 रुपए का धनिया का पत्ता लें, उसका उसमें थोड़ा सा पानी मिलाए और चटनी तैयार कर ले। ठीक है, खाली पानी और धनिया पत्ता, दूसरा कुछ भी नहीं मिलाना है, चटनी तैयार हो गया। 1 चम्मच चटनी को खाकर 1 ग्लास गुनगुना पानी पी जाना है। उस चटनी को आप वापस से फ्रिज में रख दें और 1 से 2 दिनों तक आप उसी चटनी को खा सकते हैं। जब वो खत्म हो जाए फिर से आप नया चटनी बना ले। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ साथ इस चीज को जरूर ऐड करें, धनिया का चटनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है थायराइड के लिए। ठीक है, सुबह प्राणायाम के बाद लेंगे। ठीक है ना, अब नमक का में भी थोड़ा सा नमक में हम बदलाव रखेंगे। तो जिनको भी थायराइड की दिक्कत है ना, वो पहले 15 दिनों का एक प्रोटोकॉल बना ले। हमें 100 ग्राम सेंधा नमक लेना है। ठीक है, 100 ग्राम सेंधा नमक और 100 ग्राम सफेद नमक लेना है। ठीक है, दोनों को मिला ले। ये जो नमक है ना अब दवाई बन जाएगा आपके थाई ग्लैंड के लिए। 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम सफेद नमक, यानी कि पिंक सॉल्ट और व्हाइट सॉल्ट को मिला लेंगे और उसी नमक का सेवन करेंगे अपने खाने में। ठीक है, जब खाना बना रहे हैं ना इसी नमक को डालें। ये बिल्कुल दवाई के जैसे काम कर रहा है, बैलेंस हो गया, इसके अंदर जो आयोडीन है ना वो बैलेंस मात्रा में अब काम करेगा। ठीक है, तो ये 1-2 पॉइंट है जो आप चाहें तो प्रोडक्ट के साथ साथ पेशेंट को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नसों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, जिसको हम कहते हैं बहुत सारे, जैसे अभी लोग हैं भारत में 20% के आसपास जो आबादी है वो कंप्लेन करती है कि उनके नसों में कोई ना कोई समस्या हो रखी है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारा नस कहीं का खिंच गया है, कुछ लोग कहते हैं सर नस हमारा दब चुका है, कुछ लोग कहते हैं सर नसों में स्वेलिंग हो गई है। अभी नसों से जुड़ी हुई एक बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है जिसको कहते हैं वेरिकोज वेन्स की समस्या। अच्छा, वेरिकोज वेन्स के बारे में कितने लोगों ने पहले से सुन रखा है?
अगर सुना है तो आप लोग मुझे यस लिखकर बताइए, नहीं सुना है तो नो भी लिख सकते हैं, ठीक है। चैट मैंने ओपन किया है, गुड्डू सर लिख रहे हैं यस, जितेंद्र सर लिख रहे हैं नो, ओके, राजेश सर यस, ओके ओके ओके, ठीक है। कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना है, ठीक है। जिन्होंने सुना है आपको तो चलो सही में पता होगा, जिन्होंने नहीं सुना है ना उनके लिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये बीमारी है क्या, क्योंकि जब भी आप फील्ड में जाएंगे ना आपको हो सकता है हर 10 में से 2 व्यक्ति इस बीमारी के बारे में टोक दे। आपको बीमारी के बारे में पता होना चाहिए तभी आप प्रोडक्ट दे पाएंगे। तो इस बीमारी को हम कहते हैं वेरिकोस वेन्स, जो कि हमारे शरीर के निचले हिस्सों में देखी जाती है। कहां पे देखी जाती है? हमारे घुटने के पीछे वाले हिस्से में, जिसको काफ मसल वाला हिस्सा कहते हैं ना, घुटना का जो पीछे का हिस्सा होता है वहां पे ये समस्या होती है। दिक्कत क्या आता है यहाँ पे कि हमारे घुटने के पीछे है ना नसों का एक गुच्छा बन जाता है, वो पूरा का पूरा हिस्सा या फिर नीला हो जाएगा या फिर हरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अंदर क्या तकलीफ आती है, तो वेरिकोस वेन्स के अंदर जो हमारी नसें हैं ना उनमें स्वेलिंग हो जाती है, माने सूजन बढ़ जाता है। इसके बाद से हमारे नसों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, ठीक है। सूजन भी बढ़ गया, ब्लड का सर्कुलेशन भी धीमा हो गया। तीसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारे नसों के आसपास में छोटे छोटे हिस्सों में पानी जमा होकर वो पानी सड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चौथी दिक्कत क्या आती है कि नसों में स्वेलिंग आने की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से हमारे वो हिस्से ना ढीले पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं। तो चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ आती है पेशेंट को। तो यहाँ पे इन चारों प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने वेंडक ऑयल का निर्माण करा है, जो कि इन चारों पॉइंट्स पे काम करता है। कैसे काम करता है, हम एग्जांपल लेंगे जड़ी बूटियों के माध्यम से। सबसे पहले नसों की स्वेलिंग को कम करना जरूरी है, तभी जाके वो जो गुच्छा है ना खुलना शुरू होगा। तो नसों की स्वेलिंग को, सूजन को हम कैसे कम करेंगे? नसों की स्वेलिंग को हम कम करते हैं मंजिष्ठा और नीम के फॉर्मुलेशन के साथ। मंजिष्ठा और नीम का एक फॉर्मूला हमने बनाकर इसके अंदर तैयार करा हुआ है, इसके अंदर ऐड करा हुआ है, जो कि हमारे नसों के अंदर जाके उसकी स्वेलिंग को, माने सूजन को कम करता है, ठीक है। पहला स्टेप हमने कर लिया। दूसरा स्टेप क्या था? ब्लड को सर्कुलेट कराएंगे, जिसके लिए हमने निर्गुंडी इस्तेमाल करा है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि निर्गुंडी हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज करने में मदद करती है, जिसकी वजह से दर्द भी कम हो जाएगा। फिर जो हमारे नसों के आसपास में पानी जमा हो रखे हैं ना, जो सड़े हुए पानी निकल नहीं पा रहे, इडीमा की जो समस्या है, उसके लिए हमने सरीवा ऐड करा हुआ है, जिसमें एंटी इडीमा प्रॉपर्टीज है, माने ये उस सड़े हुए पानी को ना हमारे शरीर से फ्लोट करा के बाहर निकालता है। फिर हमारे नसों को मजबूत करना जरूरी है। जो नस हमारे ढीले हो गए ना उनको मजबूत करेंगे ताकि चलने फिरने में तकलीफ ना हो। इसके लिए हमने बहुत सारे कैरियर ऑयल्स का भी इस्तेमाल करा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा वेंडक ऑयल काम करता है। जो जो प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स के अंदर मौजूद है। अब हम लगाने का तरीका देख लेते हैं। जेसी ऑयल आप सभी को पता होगा ना, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल कैसे लगाते हैं, ठीक वैसे ही हम वेंडक ऑयल भी लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे समस्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो 8 से 10 बूंद वेंडक ऑयल को लगा के गोल गोल यू सर्कुलर मोशन में मालिश करें 1 से 2 मिनट के लिए। मालिश करने के बाद ध्यान है, मालिश जब करें तो बहुत दबाना नहीं है, हल्के हाथों से, ठीक है। उसके बाद से जो हॉट वाटर बैग आता है, जिस बैग में हम गर्म पानी भर देते हैं, बैग गर्म हो जाता है, उस बैग से सिकाई करनी है 2 से 3 बार, दिन में 2 से 3 बार लगाएंगे, ठीक है। एक दो प्रोडक्ट मैं बता देता हूं जो आप चाहे तो इसके साथ दे सकते हैं। आप रक्त डॉग का सिरप जरूर दीजिए, ठीक है। रक्त डॉग जो है ना वो खाने से 1 घंटा पहले 10 से 15 ml गुनगुने पानी में मिलाकर दीजिए, या नॉर्मल पानी में मिलाकर दे सकते हैं, ठीक है। रक्त डॉग अच्छा काम करेगा। इसके साथ ही साथ त्रिफला रात को सोने से पहले अगर दे रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है। करकी डॉग का कैप्सूल देते हैं वो भी बहुत बेहतर काम करेगा। तो रक्त डॉग, करकी डॉग, त्रिफला, ये 2-3 प्रोडक्ट साथ में दे सकते हैं। चाहे तो क्लोरो भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, आपको अपने हिसाब से देखना है, ठीक है। अगर समस्या बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, केस आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो AWPL कनेक्ट पे जाके डॉक्टर से जरूर बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम प्रोटीन के ऊपर, जिसके लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया डॉक,
ठीक है। ये जो प्रोडॉक पाउडर है ना, ये एक प्रकार से आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर प्रोटीन पाउडर तो मार्केट में सुना हुआ है, लेकिन आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर क्या है? तो आज हम आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर पे बात करेंगे। प्रोटीन पे बात करने से पहले एक डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो ने दिया था। इस डेटा में बताया गया कि भारत में 73% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं है। माने जितना हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए ना, उतना प्रोटीन हम अपने खाने के माध्यम से नहीं ले पा रहे। कितने लोग नहीं ले पा रहे? 73% लोग नहीं ले पा रहे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर में तो क्या दिक्कत आएगा? देखिए, आयुर्वेदा कहता है ना कि हमारे शरीर का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट धातु, जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट धातु है ना, वो है ममसा धातु, यानी कि हमारे मसल्स, जो हमारे मांसपेशी हैं। और साइंस और आयुर्वेदा दोनों कहता है, मॉडर्न साइंस भी कहता है और आयुर्वेदा दोनों कहता है कि हमारे शरीर के जो मांसपेशी है ना, जो मसल्स हैं, वो प्रोटीन से ही बनते हैं। प्रोटीन आर द ओनली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर मसल्स। अगर प्रोटीन की कमी है तो आपका ममसा धातु टूट जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि आपके जो मसल्स है ना, वो टूटने शुरू हो जाएंगे। तो आपको फटीग की समस्या होगी, थकान हमेशा रहेगा, एनर्जी आपके बॉडी में नहीं बन पाएगा। आपको अगर चोट लग गई, वो चोट जो है ना आपके अंदरूनी अंग तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मसल्स खराब हो गए हैं। तो उस चोट का इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। आपके बॉडी के जो स्किन है ना, वो भी लूज हो जाते हैं, तो आपका बायोलॉजिकल एज बढ़ा हुआ दिखता है। माने आपकी उम्र होगी 30 साल, आप दिखोगे 40 साल के जैसे, क्योंकि बॉडी तो पूरा का पूरा ढीला हो जाता है ना प्रोटीन की कमी की वजह से, मसल्स तो है ही नहीं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमें पर डे, एक इंसान को पर डे कितना प्रोटीन लेना चाहिए? ठीक है, तो मैं एक कैलकुलेशन तो नहीं है, चलो कैलकुलेशन को हम इग्नोर ही करते हैं, मैं सिंपली आपको बता देता हूं। जितना हमारा वजन होता है ना, उसका 1 ग्राम हम प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, 1 ग्राम। अब मान लीजिए किसी का वजन है 70 किलो, 70 किलो का 1 ग्राम कितना होता है? 70 किलो का 1 ग्राम कितना होगा? मुझे प्लीज लिखकर बताएंगे। 70 किलो का 1 ग्राम कितना होता है? थोड़ा सा मैथ्स भी आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। 7 ग्राम, बिल्कुल नहीं, 7 ग्राम नहीं, सॉरी, 70 ग्राम। ओप्पो ओप्पो ने जिसने लिखा है ना 70 ग्राम, अमरेंद्र सर ने भी 70 ग्राम लिखा है, बिल्कुल सही। 7 नहीं 70 ग्राम होता है, यानी कि 70 किलो वाला जो व्यक्ति है ना, वो 70 ग्राम प्रोटीन डेली लेगा। जिसका वजन 80 किलो है वो 80 ग्राम लेगा, जिसका वजन 55 किलो है वो 55 ग्राम लेगा। ठीक है, लेकिन भारत के जो लोग हैं ना, वो 1% भी प्रोटीन अपने वजन के हिसाब से डेली नहीं ले पाते। कितना प्रोटीन लेते हैं? 0.3% के आसपास। तभी तो आज हमारा बॉडी इतना ज्यादा खराब हो रहा है। अब लोग कहते हैं सर हम प्रोटीन ले तो लेंगे, लेकिन जब हम मार्केट से प्रोटीन वाला डब्बा लाते हैं ना सर, वो पचता नहीं है। सही बात है, जो मार्केट में आपको डब्बा बेचा जाता है उसमें ऐसी कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी नहीं है जो हमारे शरीर में उस प्रोटीन को पचाने का काम करे, माने हमारे मांसा धातु में जोड़ने का काम करे। यहीं पे हमने प्रोडक्ट का निर्माण करा। हमने इसको इतना इजी बना दिया है ना कि ये हम 60 साल 65 साल के सीनियर सिटीजन्स को भी दे रहे हैं और उनका भी कोई कंप्लेन नहीं है, वो भी इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। महिलाओं को भी दे सकते हैं, पुरुषों को भी दे सकते हैं, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। कैसे इस्तेमाल करना है, उसके पहले क्या क्या है इसके फायदे, एक बार हम इंग्रेडिएंट पे यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले ना इसके अंदर जो प्रोटीन का सोर्स हमने तैयार करा है ना, वो हमने सोए प्रोटीन आइसोलेट लगाया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, माने जो वेज सोर्स होता है ना प्रोटीन का, वो वेज सोर्स हमने डाला है इसके अंदर। हमारे बहुत ही फेवरेट क्रिकेटर में से एक है विराट कोहली, आप सभी को पता होगा, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में, एक इंटरव्यू में बताया था कि जब से वो वेजिटेरियन हो गए ना, उनके डाइट में वो सोए प्रोटीन का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका बॉडी लीन रहे, क्योंकि सोए प्रोटीन लीन मसल को सपोर्ट देता है। हमारा बॉडी फैलता नहीं है, एक शेप में तैयार होता है। दैट्स वाई हमने सोए प्रोटीन ऐड करा है। अब इस प्रोटीन को हमारे शरीर के मांसा धातु में जोड़ना बहुत जरूरी है, यानी कि प्रोटीन को एब्सॉर्ब कराएंगे बॉडी के साथ। इसके लिए हमने फेनुग्रीक का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करा हुआ है। ठीक है,
फिर हमने एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अश्वगंधा और शतावरी ऐड करा है। ये ताकत को भी बढ़ाएगा, स्टेमिना को भी बढ़ाएगा और हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। अब ये जितने भी प्रोटीन वगैरह है, फेनुग्रीक है, शतावरी, अश्वगंधा है, ये हमारे पाचन तंत्र पे लोड ना डाले, इसके लिए हमने बार्ले इस्तेमाल करा है। तभी मैंने बताया कि ये जो प्रोडक्ट है ना, हम सीनियर सिटीजन्स को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बार्ले है। ठीक है, माने एकदम आसानी से पच जाता है, बिल्कुल लोड नहीं लगेगा। अब इसका लेने का तरीका क्या होगा? नहीं, ये बच्चों को नहीं देना है प्रशांत सर, बच्चों को नहीं देना है। बच्चों के लिए हमने अलग से बना रखा है प्रोडक्ट। न्यूट्रास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग में ना आपको वो प्रोडक्ट भी बताया जाएगा जो कि बच्चों का है। ये एडल्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब लेने का तरीका क्या रहेगा? हम पूरे दिन में ना खाली एक बार प्रोडक्ट को लेंगे। ठीक है, पूरे दिन में बस एक बार लेना है। 1 गिलास गुनगुना पानी या 1 गिलास गुनगुना दूध के अंदर 1 स्कूप प्रोडक्ट को मिलाकर पी जाए। इसके अंदर हम 1 स्कूप देते हैं, उसी से 1 स्कूप को मिलाएं और दिन में खाली एक बार पीना है। लेकिन अगर आप लोग जिम वगैरह डेली जा रहे हैं, रनिंग करते हैं, 12-12 घंटे फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, वैसे लोग 1 स्कूप ना लेके 2 स्कूप ले सकते हैं। जो नॉर्मल व्यक्ति है ना, वो 1 स्कूप लेगा, लेकिन जो जिम जाते हैं, बॉडी जिनको बनाना है, वैसे लोग 2 स्कूप ले सकते हैं, दिन में खाली एक बार। ठीक है, खाने के बाद लेना है, खाने से पहले नहीं। क्लियर? अच्छा, इसके साथ अगर कोई प्रोडक्ट आपको ऐड करना है तो एक प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करूंगा जिसको कहते हैं लिवोडॉक। ठीक है, अगर इसके साथ आप लिवोडॉक भी ले रहे हैं ना तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। लिवोडॉक कैसे लेते हैं सभी को पता होगा, तो लिवोडॉक आप चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे हमारे शरीर के रक्त धातु को शुद्ध करने वाला प्रोडक्ट। रक्त धातु का मतलब होता है यहाँ पे हमारे ब्लड को फिल्टर करने वाला प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं रक्त डॉक। देखिए, हमारे शरीर में ना जब हमारा रक्त धातु दूषित हो जाता है, हमारे रक्त धातु के अंदर जब गंदगी बैठ जाती है, हमारे खून में जब गंदगी बैठ जाती है, और वही गंदा खून जब हमारे बार बार लिवर में जाता है ना, तो हमारे लिवर पे भी लोड बढ़ जाता है। अब हमारा लिवर भी गंदा हो गया, खून भी गंदा है। अब हमारा शरीर है ना, हमें इशारा करेगा पिंपल्स के माध्यम से, एक्ने के माध्यम से, एक्जिमा के माध्यम से। माने अगर आपके स्किन में कोई दिक्कत आ रही है ना, आपको पिंपल्स की समस्या आ रही है, आपको एक्ने की दिक्कत आ रही है, अगर खुजली की समस्या आ रही है, तो आप समझ लें कि आपका शरीर आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आपके शरीर के जो खून है ना वो गंदे हो गए हैं, आपके लिवर में तकलीफ हो गई है। ये सारे के सारे सिम्टम्स दिखते हैं। तो अगर हमें अपने शरीर के स्किन को इंप्रूव करना है ना, माने अगर आपको आप चाहते हैं कि आपके पिंपल्स ठीक हो जाए, एक्ने ठीक हो जाए, जो खुजली की समस्या वो ठीक हो जाए, तो आपको सबसे पहले अपने बॉडी के रक्त धातु को साफ करना होगा, यानी कि खून को साफ करना होगा। खून को साफ अगर कर लिया, लिवर को अगर हम साफ कर लेते हैं, तो ये जो हमारा पिंपल्स वगैरह का जो समस्या है ना, जो एक्ने की समस्या है, वो तुरंत ठीक हो जाती है। खून को साफ करने के लिए इस प्रोडक्ट का हमने निर्माण करा है। कैसे ये खून को साफ करते हैं, एक बार हम ध्यान देंगे। सबसे पहले ना, खून को साफ करने के लिए इसके अंदर हमने सरीवा और नीम इस्तेमाल करा है। नीम को नेचुरल ब्लड डिटॉक्सिफायर भी कहते हैं। माने नीम के अंदर ऐसे ऐसे कंपाउंड होते हैं ना, वो सभी कंपाउंड इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है, जो कि एक नेचुरल ब्लड डिटॉक्सिफायर के जैसे काम करेगा। नीम को सपोर्ट देने के लिए हमने सरीवा का भी एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करा हुआ है। ठीक है, अच्छा, मैं एक्सट्रैक्ट कहता हूं ना, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है द प्योरेस्ट फॉर्म, माने उससे प्योर फॉर्म कोई नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमने लिवर को प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि वो गंदा खून लिवर में भी जा रहा है, तो लिवर को प्रोटेक्शन देना है। लिवर को प्रोटेक्शन देने के लिए पुनर्नवा और त्रिफला ऐड करा हुआ है, जो कि हमारे लिवर को प्रोटेक्शन देगा। तो हमने अंदर से खून भी साफ कर लिया, लिवर को भी प्रोटेक्शन दे लिया। अब हमें एक्ने पिंपल्स की समस्या नहीं होगी। लेकिन सवाल ये आता है, कुछ लोग कहते हैं सर, जो पहले से पिंपल्स की समस्या थी ना, जो एक्ने की समस्या थी, उसके वजह से ना गड्ढे पड़ गए हैं, दाग धब्बे आ गए हैं चेहरे पे, उसको कैसे कम करें? तो उसके लिए हमने मंजिष्ठा इस्तेमाल करा है। मंजिष्ठा के अंदर स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो कि इस दाग धब्बों को बिल्कुल हल्का कर देगी। तो कुछ इस हिसाब से हमारा रक्त डॉक यहाँ पे काम करता है। ठीक है, प्रोडॉक हमें मॉर्निंग में लेना है, रात को नहीं। ठीक है, अब रक्त डॉक का डोज कितना रखेंगे?
मैं बता देता हूं आप लोगों को। अगर एडल्ट को हम दे रहे हैं ना, तो 20 ml रक्त डॉक को 1 कप नॉर्मल वाटर में मिलाकर खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार दे। खाने से 1 घंटा पहले देंगे, खाने के बाद नहीं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अभी सवाल आया था रक्त डॉक 10 साल के बच्चों को देंगे। अगर 10 साल के बच्चों को दे रहे हैं ना, तो आप इसको मैक्सिमम 10 ml देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है? 10 ml से ज्यादा नहीं देंगे, और पानी में मिलाकर ही देंगे, डायरेक्टली नहीं पीना है। इसके साथ और क्या ले सकते हैं? तो आप चाहे तो अलग से लिवोडॉक ले सकते हैं, क्लोरोडॉक ले सकते हैं, और त्रिफला भी ले सकते हैं। ये 2-3 प्रोडक्ट आप चाहे तो इसके साथ ले सकते हैं अगर ऐड करना है तो। अच्छा, जब रक्त डॉक आप ले रहे हैं ना, तो ध्यान रखेंगे शरीर पानी का डिमांड करता है रक्त डॉक के समय भी, तो पानी की कमी ना हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है? और मिनिमम 2 से 3 महीने प्रोडक्ट हमें लगातार लेना है, यानी कि 60 से 90 दिनों का प्रोटोकॉल बना के चलिए। जेसी ऑइंटमेंट को तो हम स्किप करेंगे, बिल्कुल जेसी ऑयल के जैसे काम करता है, आप सभी को पता होगा इस प्रोडक्ट के बारे में, इसको हम स्किप करते हैं। एस्थम डॉक पे बात करेंगे, एस्थमा पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एस्थम डॉक। चलिए, एस्थमा के बारे में आईसीएमआर बता रहा है कि आज से 3 साल पहले भारत में 3.5 करोड़ एस्थमा के मरीज पाए गए थे। डब्ल्यूएचओ कहता है कि हर साल भारत में एस्थमा के जो पेशेंट है ना, उनकी संख्या बढ़ रही है। अब संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भारत में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। जैसे जैसे पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा, ये जो बीमारियां है ना, ये भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि एस्थमा से हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो एस्थमा से हमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, पैनल पे 550 लोग मौजूद है। आप में से सभी को, 550 में से 550 लोगों को कभी ना कभी जीवन में कम से कम एक बार भी खांसी की तो समस्या हुई होगी ना? हुई थी खांसी की समस्या, कभी ना कभी तो हुई थी, ठीक है? बड़ा ही कॉमन चीज है। अच्छा, वो खांसी की समस्या जब हो गई, तो वो प्रॉब्लम ठीक भी तो हो गई थी ना थोड़े समय में। तो जब खांसी ठीक हो सकता है ना, तो एस्थमा भी ठीक हो सकता है। बस इतना आप अपने दिमाग में डाल लें, क्योंकि एस्थमा दूसरा कुछ नहीं है, खांसी का एक बड़ा रूप है, एक विकराल रूप है। एस्थमा ठीक होने में समय लेता है, लेकिन ठीक जरूर हो जाएगा अगर हमने सही तरीके से इस पे काम करा तो। अब एस्थमा क्या है? अगर आप किसी डॉक्टर वगैरह से पूछेंगे, तो वो आपको बहुत बड़े बड़े शब्दों के साथ बताने का प्रयास करेंगे। हम इसको इजी तरीके से समझते हैं, आखिर होता क्या है इसमें। एस्थमा में बेसिकली क्या होगा ना, जो हमारे फेफड़े हैं ना, हमारे फेफड़ों के अंदर चिपचिपे वाले बलगम भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं। ये जो बलगम होते हैं ना, इनकी तासीर होती है चिपचिपी, तो ये निकलते नहीं है, भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं। और इस बलगम के अंदर ना बैक्टीरिया की मात्रा बहुत होती है, तो हमारे फेफड़ों को ये जकड़ देते हैं बिल्कुल। अब आप खांसोगे, खांसी तो आएगी, लेकिन कफ बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है? इसके बाद दिक्कत क्या आ रही है? हमारे फेफड़ों में बैक्टीरिया का प्रभाव भी बढ़ गया, चिपचिपे वाले बलगम भी जमा हो गए। दूसरी दिक्कत क्या आती है कि एस्थमा में जो हमारी श्वास नली है ना, जहां से हम सांस लेते हैं, वो श्वास नली सिकुड़ जाती है, तो ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है। रात को जब बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है ना, तो एस्थमा के रोगी जो है वो बहुत बेचैन हो जाते हैं। थोड़ा सा सीढ़ी पे चल रहे तो बेचैनी बढ़ जाती है। अगर धूल की समस्या आ जाए तो तुरंत उन्हें अटैक आ जाता है। तो एस्थमा में हमें खाली 2 चीजों पे काम करना है। एक तो फेफड़ों को साफ करना है, जिद्दी बलगम को बाहर निकालना है, और श्वास नली जो सिकुड़ गई है ना, उसको खोलना है। उसके लिए हमने जड़ी बूटियां इसके अंदर ऐड करी है। कौन कौन सी जड़ी बूटियां है? तो जो जड़ी बूटियां हमने कफ डॉक में ऐड करा था ना, वही जड़ी बूटियां एस्थम डॉक में भी ऐड कर दिया। तो लोग पूछते सर, फिर तो ये कफ डॉक के जैसे ही काम करेगा ना? नहीं, कफ डॉक के जैसे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ठीक है ना? अब उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो मैं उसको अगर ठंडा पानी दूंगा, तो उसकी समस्या तो और ज्यादा खराब हो जाएगी ना, क्योंकि उसे पहले से ठंड लग रही है, मैंने ठंडा पानी दे दिया पीने के लिए। मुझे क्या देना है? गुनगुना पानी देना है, तब जाके उसकी जो ठंडक है ना, धीरे धीरे नॉर्मल होगी। लेकिन कोई व्यक्ति आ रहा है जिसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है,
अब उसे अगर मैं गर्म पानी देता हूं ना तो उसकी भी तकलीफ बढ़ जाएगी, उसे मुझे देना है ठंडा पानी। लेकिन दिया क्या है, मैंने पानी दिया है, मैंने पानी के पोटेंसी को चेंज कर दिया। जिसको गर्मी लग रही थी उसको मैंने ठंडा पानी दे दिया, जिसको ठंडी लग रही थी उसको मैंने गुनगुना पानी दे दिया। वैसे ही जड़ी बूटियों के साथ भी हम करते हैं, हमने सेम जड़ी बूटियों के पोटेंसी को बदल दिया। अब ये खाली नाम से सेम है, इसका काम सेम नहीं है, ये पूरा का पूरा डिफरेंट हो चुका है। दैट्स वाई अगर आपसे कोई फील्ड में भी पूछेगा ना कि एस्थम डॉग में तो वही जड़ी बूटी है जो कफ डॉग में है, तो आप उनको ये पानी का एग्जांपल जरूर दीजिए, बड़ा ही इजी एग्जांपल है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे थे एक बार। ठीक है, अब क्या क्या चीजें ऐड करी हुई है एक बार ध्यान देते हैं। तो इसके अंदर ना सबसे पहले फेफड़ों को साफ करने के लिए, जिद्दी वाले बलगम को बाहर निकालने के लिए हमने हरिद्रा, तुलसी, इसके साथ मुलेठी का इस्तेमाल करा हुआ है। ठीक है ना, तुलसी, हरिद्रा और मुलेठी ये हमने ऐड करा। इसके और भी जड़ी बूटियां जैसे लौंग वगैरह भी इसके अंदर है, सौंठ भी है, ये भी सभी चीजें हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें हमने ऐड कर दी हैं। अब ये सारे जो इंग्रेडिएंट है ना, ये हमारे फेफड़ों में जाके जो जिद्दी बलगम है ना उनको गलाना शुरू करते हैं और खांसी के माध्यम से उस बलगम को बाहर निकालते हैं। अब हमारे फेफड़े साफ हो गए। फिर हमें श्वास नली को खोलना है, जिसके लिए हमने वासा कंठकारी का इस्तेमाल करा है। कंठकारी को तो नेचुरल इनहेलर भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी श्वास नली जो सिकुड़ गई है ना उसको खोलने में मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एस्थम डॉग काम करेगा। अब बात करते हैं इसका डोज। बिल्कुल कफ डॉग के जैसे डोज रहेगा। हम 20 ml के आसपास एस्थम डॉग को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लेंगे। ठीक है, 20 ml एस्थम डॉग 1 कप गुनगुने पानी में मिलाए, दिन में 2 बार लें। इसके साथ के साथ एलर्जी डॉग को जरूर ऐड करना है, तो 20-20 ml एलर्जी डॉग भी खाने के बाद ऐड कीजिए। आयुस्क्वाथ पाउडर से काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार पेशेंट को जरूर दें, और उस काढ़े में आप चाहें तो 2 बूंद पंच तुलसी भी मिला दीजिए। ठीक है, तो एस्थम डॉग, एलर्जी डॉग, आयुस्क्वाथ और पंच तुलसी, ये 3-4 प्रोडक्ट अपने आप में बेहतरीन काम करता है। एस्थमा वाले जो रोगी है ना, वो नारी शोधन प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम और शंखनाद क्रिया करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, नारी शोधन प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम और शंखनाद क्रिया, ये तीनों चीज 5-5 मिनट के लिए प्रतिदिन करना है। बाकी जो खांसी में नॉर्मल परहेज होता है ना, वही नॉर्मल परहेज करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ओबियो डॉग पे, यानी कि वजन घटाने वाले प्रोडक्ट के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। वजन कैसे घटाएं, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर डिमांड तो ओबियो डॉग का है, हमें खाली समझाना है, हम कैसे समझाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बता दूं कि डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि 3 साल पहले यानी कि 2023 का डेटा है, 13.5 करोड़ से ज्यादा लोगों में ओबेसिटी की समस्या देखी गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बात कही थी कि इंडिया के जो लोग हैं ना, उनमें ओबेसिटी की समस्या बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। ओबेसिटी में होता क्या है कि हमारे हाइट के हिसाब से, हमारे उम्र के हिसाब से हमारे शरीर में जो चर्बी की मात्रा है वो 1.5 से 2 गुनी बढ़ जाती है। हमारा जो बीएमआई है, जिसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ये 28 से 30 तक चला जाता है। अब चर्बी की मात्रा 1.5 से 2 गुनी अगर बढ़ गई है ना, तो हमारे शरीर में फैटी लीवर की समस्या, जिसका खतरा 90% तक बढ़ जाता है। डायबिटीज टाइप 2 का खतरा 70% तक बढ़ जाएगा। आर्टरीज ब्लॉकेजेस के चांसेस 70% तक बढ़ जाते हैं। गठिया के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं इस ओबेसिटी की वजह से। अब ओबेसिटी में लोग बोलते हैं सर हम खाना पीना छोड़ देंगे तो पतले हो जाएंगे क्या? देखिए, आप खाना पीना छोड़ेंगे ना, आप पतले हो जाएंगे, लेकिन आपके चर्बी के साथ साथ ना आपके मसल्स भी टूट जाएंगे, माने आप बीमार भी होना शुरू हो जाओगे। तो हमें एकदम से खाना पीना नहीं छोड़ना है, हम थोड़ा सा तरीका बदलेंगे। हम खाली चर्बी को गलाने पे फोकस करेंगे। चर्बी को गलाने के लिए इस प्रोडक्ट का निर्माण करा है। कैसे काम करते हैं? सबसे पहले ना ओबियो डॉग के अंदर हमने त्रिफला का इस्तेमाल करा है। ये त्रिफला क्या करेगा यहाँ पे, तो हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे पेट के अग्नि को बैलेंस करता है, जिसको जठर अग्नि कहते हैं। जठर अग्नि को ये बैलेंस कर देगा तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना वो भी जाता है, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं ना वो खाना बिल्कुल बैलेंस तरीके से पचना शुरू हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से
जो हमारे शरीर में लिपिड की मात्रा बढ़ गई है ना, जो चर्बी की मात्रा बढ़ गई है, उसको गलाने के लिए हमने गुगुल और त्रिकटु का इस्तेमाल करा हुआ है। चर्बी को गलाने के लिए हमने गुगुल और त्रिकटु का इस्तेमाल करा है। त्रिकटु का काम एक ये भी है कि हमारे जो वेसरल फैट होता है ना, जो तोंद की चर्बी होती है, सबसे जिद्दी चर्बी होती है पेट की चर्बी, ठीक है, कमर और पेट का जो पार्ट होता है ना, वहां पे जो चर्बी है वो गलने में बहुत लंबा समय लेती है। उस चर्बी को गलाने के लिए त्रिकटु बहुत अच्छा काम करेगा। त्रिकटु क्या करेगा, उस तोंद की चर्बी को गला के उससे ऊर्जा तैयार करेगा, ठीक है, माने हम एनर्जेटिक भी रहेंगे, हमारा वजन भी कम हो रहा है। फिर वाटर वेट को कम करना है। वाटर वेट लूज करना बहुत इजी होता है, और उसको लूज करने के लिए पुनर्नवा इस्तेमाल करा है। और फिर हमने मूस्टा ऐड करा है। मूस्टा यहाँ पे क्या करेगा, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें बार बार भूख लगने की समस्या है, हमें पता है कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरता, अननेसेसरी क्रेविंग की दिक्कत आ गई है, उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए मूस्टा सबसे अच्छी जड़ी बूटी मानी गई है। ये हमारे एपेटाइट को कंट्रोल करता है और अननेसेसरी क्रेविंग को रोकता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ओबियोटॉक काम करेगा। अब बात करते हैं इसके डोज पे, और एक दो प्रोडक्ट साथ में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। डोज इसका हम रखेंगे 25 से 30 ml के आसपास, ठीक है, 25 से 30 ml ओबियोडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर, आप चाहें तो खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, दोनों केस में ये इक्वल काम करता है। खाने के पहले ले रहे हैं तो भी ओके है, खाने के बाद ले रहे हैं तो भी ओके है, दिन में 2 बार लेंगे, ठीक है। अब इसके साथ और कौन कौन से प्रोडक्ट लें, तो इसके साथ हम एक्टिव फाइबर भी ऐड करेंगे खाने के बाद। एक्टिव फाइबर खाने के बाद लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम चाहें तो स्लिम डॉग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को डिनर के समय आप चाहें तो स्लिम डॉग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सोने से पहले त्रिफला भी ले सकते हैं। ओबियोडॉग, एक्टिव फाइबर, स्लिम डॉग, त्रिफला, ये 3-4 प्रोडक्ट साथ में बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। अब खाने पीने में परहेज क्या क्या हमें करना है, तो परहेज पे फटाफट बात कर लिए। देखिए, जिनको भी वजन घटाना है ना हेल्दी तरीके से, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा का पूरा डाइट प्लान फॉलो करो। देखो, डाइट प्लान ना भारत में बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, हम डाइट प्लान पे नहीं जाएंगे, हम खाली 2 चीजों का परहेज रखेंगे, मैदा और चीनी का, ठीक है। आप अपने खाने से है ना दोस्तों, मैदा और चीनी को हटा दीजिए, ठीक है ना, ये बड़ा नुकसान करता है, ये हमें नहीं खाना है। इसके बाद से मैं एक छोटा सा नियम सलाद का मैंने लिवोडॉग के समय भी बताया था, डायबिटीज के समय भी बताया था, अभी भी बता देता हूं। हमें दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खाना है। दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खाएंगे, ठीक है। अगर आप जिम जा रहे हैं बहुत अच्छा है, रनिंग करते हैं बहुत अच्छा है, समय नहीं मिलता, कुछ लोग कहते हैं सर समय नहीं मिल रहा है, क्या करें, 10 मिनट का समय निकालिए और 10 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार जरूर करेंगे। सूर्य नमस्कार अगर आप 10 मिनट भी करते हैं ना, ये 40 मिनट जिम के बराबर होगा। तो सूर्य नमस्कार करना है यहाँ पे, ठीक है। और आखिरी चीज, मैं डिनर का नियम बता देता हूँ। यूरिक एसिड इंक्रीज है तो ओवियोडॉग लिया जा सकता है, ओवियोडॉग भी लिया जा सकता है। यूरिक एसिड अगर इंक्रीज है तो संतोष त्रिपाठी जी, और साथ में व्हीट ग्रास भी लिया जा सकता है, और स्टोन डॉग भी लिया जा सकता है। यूरिक एसिड पे हम बात करेंगे चौथे सेशन में, बात करेंगे, ठीक है, परसों के सेशन में। चलिए अभी डिनर का नियम देख लेते हैं। अच्छा, मुझे फटाफट चैट बॉक्स में लिख कर बताइए, आप लोग रात को खाना कितने बजे खाते हैं, खाने का समय कितने बजे आप लोगों का। बहुत अच्छा, 7 बजे, कितना परफेक्ट आंसर दिया। 10 बजे भी लोग खा रहे हैं, ओके, 7 से 8, 9:30, 8:30, ठीक है। जिन्होंने भी 7 बजे लिखा है ना, आप एकदम परफेक्ट समय पे अपना डिनर ले रहे हैं, एकदम परफेक्ट समय पे। डिनर का एक बार हम यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं, उसका फायदा क्या होता है। देखिए, आयुर्वेदा कहता है ना कि सूर्यास्त के बाद, माने सनसेट के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है ना, हमारे पेट की जो अग्नि है, जिसको जठर अग्नि कहते हैं, वो मंद हो जाती है। अब हमारा पाचन तंत्र काम नहीं करता है। अब आप खाना खाएंगे ना, वो खाना पचता नहीं है, 90% से ज्यादा खाना सड़ जाता है, ठीक है। तो हम कोशिश ये करेंगे, चलो 6 बजे तो नहीं, लेकिन 7 बजे तक डिनर कर ले। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब 7 बजे डिनर तो कर लिया, अगले दिन हमारा ब्रेकफास्ट कितने बजे होगा, सुबह 9 बजे होगा।
यानी कि हमने आज शाम को 7 बजे डिनर करा, अगले दिन सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करा है, दैट मीन्स हमने 14 घंटे का एक उपवास कर लिया, हम 14 घंटे फास्टिंग पे आ गए, ठीक है। और ये पॉसिबल भी है, शाम को 7 बजे अगर आप खाना खाते हैं ना, अगले दिन आराम से आप 9 बजे नाश्ता कर सकते हैं, यानी कि 14 घंटे का उपवास आप कर रहे हैं। इसको न्यूट्रिशन की दुनिया में कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, और जापानीज लोग कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी के बहुत सारे फायदे, जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था ना, उसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो जापानीज साइंटिस्ट थे, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑटोफेजी के 3 मेन फायदे मैं आपको बताता हूं। ये 14 घंटे फास्टिंग आप करते हैं ना, तो आपको क्या होगा, वजन तो घटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि कैंसर का खतरा कम हो जाता है। कैसे कम होता है, जब 14 घंटे का हम फास्टिंग रखते हैं ना, तो हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म तैयार होता है, और हमारा जो शरीर है ना, वो खुद के फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालना शुरू कर देगा। यानी कि बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स है ना, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, उस डेड सेल्स को शरीर खुद ब खुद उस 14 घंटा के फास्टिंग के दौरान बाहर निकालना शुरू कर देता है, डिटॉक्स करना शुरू कर देता है, और कैंसर का खतरा 50% तक कम हो जाता है। ये नेचुरली हो रहा है। दूसरा फायदा क्या है, डायबिटीज टाइप 2 के दौरान जो हमारा पैनक्रियाज ठीक से इंसुलिन सेक्रेट नहीं कर पा रहा था ना, ये इंसुलिन सेक्रेशन की समस्या धीरे धीरे बैलेंस होनी शुरू हो जाती है, यानी कि डायबिटीज टाइप 2 में भी फायदा मिल रहा है यहाँ पे। तीसरा फायदा क्या है, लीवर पे जो चर्बी जमा हो गई है ना, ओबेसिटी के वजह से, जिसके कारण फैटी लिवर की समस्या बढ़ गई है, वो चर्बी धीरे धीरे खुद ही गलनी शुरू हो जाती है इस 14 घंटे के फास्ट के दौरान। यानी कि हम अपने लिवर को भी बेहतरीन कर रहे हैं, डायबिटीज में भी काम कर रहे हैं, और कैंसर के खतरे को भी कम कर रहे हैं, अगर हमने इस 14 घंटे के फास्टिंग को अच्छे ढंग से अप्लाई कर लिया तो इस चीज को भी जरूर बताइए। बिल्कुल सही, अभी हमारे किसी लीडर ने पूरे अच्छे ढंग से लिखा है, अमरिंदर सर ने लिखा है, डिनर 7 PM, ब्रेकफास्ट 9 AM, ऑटोफेजी, बिल्कुल सही। तो इस चीज को भी ना प्रोडक्ट के साथ साथ अगर आप बताते हैं ना, तो रिजल्ट लेने में तकलीफ नहीं होगी, और एक बार रिजल्ट मिल गया ना, वो व्यक्ति खुद ही 100 लोगों को जाके प्रमोट कर देगा। तो रिजल्ट लेना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। इसके लिए प्रेजेंटेशन हम अच्छे से देंगे। प्रोडक्ट कितने समय तक के लिए, ओवियोडॉक का जो प्रोटोकॉल रहेगा 2 महीने का रहेगा, क्लियर। चलिए आज के लास्ट प्रोडक्ट पे हम आ चुके हैं, गैस स्टॉक पे। गैस की समस्याओं में ये प्रोडक्ट काम आता है। भारत में 60 करोड़ से ज्यादा लोग वीकली एसिडिटी को रिपोर्ट करते हैं, माने हफ्ते दर हफ्ते एसिडिटी की समस्या 60 करोड़ लोगों में देखी जाती है, यानी कि भारी मात्रा में प्रोडक्ट का डिमांड होगा, ठीक है। गैस को नॉर्मलाइज करने के लिए इसके अंदर क्या क्या चीजें हमने ऐड करी है। सबसे पहले तो हमने त्रिकटु ऐड करा है, पेट को पहले साफ करना जरूरी है, जो त्रिकटु से हम करेंगे। इसके बाद जो ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है ना, जलन वगैरह बहुत ज्यादा होता है, चेस्ट ब्लोटिंग होती है, स्टमक ब्लोटिंग होती है, उसको कम करने के लिए हमने हींग ऐड करा है, जिसमें एंटी ब्लोटिंग प्रॉपर्टीज है। फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए अजवाइन का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करा हुआ है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर हमारा पेट फूल जाता है, गैस में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, गैस रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से हेडेक शुरू हो जाता है, कई बार हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है। तो जीरा हमने ऐड करा है, जिसमें कर्मिनेटिव प्रॉपर्टीज है, जो कि उस गैस को शरीर से रिलीज कराने में मदद करती है। फिर हमारे बॉडी का जो अपना नेचुरल एसिड होता है ना, वो फ्लक्चुएट ना हो, उसके फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए हमने आंवला इस्तेमाल करा है। एक गैस से जुड़ी हुई बीमारी होती है जिसको कहते हैं गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, वहां पे भी ये आंवला काम आता है, क्योंकि गर्ड में हमारे एसोफेजियल में एसिड पहुंच जाता है, कई बार इतना ज्यादा दर्द होता है ना कि गैस के वजह से भी चेस्ट पेन और हार्ट अटैक की शिकायत देखी गई है। गुजरात का एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज था, जहां पे नवरात्रि के समय डांडिया खेलते खेलते एक 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक की समस्या आई। जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पता चला उसके हार्ट में कोई तकलीफ नहीं थी, उसे सीवियर लेवल पे गैस बना हुआ था। तो इस चीज को कभी अनदेखा नहीं करना है। इसका डोज कितना रखें, देखिए जिनको कभी कभी गैस की समस्या होती है ना, वो 1 कैप्सूल खाने से आधा घंटा पहले दिन में 2 बार लेंगे। जिनको बराबर गैस, वो 2 कैप्सूल खाने से आधा घंटा पहले दिन में 2 बार लेंगे। और गैस में जो हम परहेज रखते हैं, मसाला कम खाना है, ठीक है, तेल वगैरह कम लेना है,
गुनगुना पानी पीना है, थोड़ा खाने के बाद टहले, ये सभी नियम जरूर लगाएं। और प्रोडक्ट आप 1 महीने तक लगातार लेंगे, 30 दिनों तक लगातार लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे सेशन 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। स्क्रीन शेयरिंग को मैंने ऑफ कर दिया है और अब हम यहीं पे ट्रेनिंग को वाइंड अप करेंगे। सो वापस से आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।